गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रख करके तैयार की गई सीरीज के अंतर्गत इकोनॉमिकल श्रृंखला का सेकंड एपिसोड लेकर के उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। चलिए हम लोग आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न लिखा गया है कि लॉस का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है कुल उत्पादन लागत पर, ऊर्जा के स्रोत पर, परिवहन पर और श्रम। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा क्या? कुल उत्पादन लागत पर। वैसे देखा जाए कि जो औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत है सबसे पहले किसने दिया है, तो वेबर महोदय ने दिया है। लेकिन वेबर महोदय का जो औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत है इसकी आलोचना कई लोगों के द्वारा की गई है। इसी में है फ्रेड महोदय हैं जिन्होंने इनकी आलोचना की है। इसी में आपको लास महोदय भी मिलते हैं जिन्होंने आलोचना किया है। साथ में यहाँ पर स्मिथ महोदय हैं, स्मिथ ने भी आलोचना किया है और आलोचना स्वरूप इन्होंने भी कुछ पॉइंट दिए हैं। साथ में एक है हॉटल्टिंग है। कौन है? हॉटल्टिंग। और इन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं वेबर के द्वारा जो औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत है उसकी आलोचना की गई और आलोचना के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ इन लोगों ने अपना विचार भी व्यक्त किया। और इसी के अंतर्गत लास महोदय ने वेबर का जो औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत है जिसमें वेबर ने सर्वाधिक महत्व दिया था परिवहन लागत को। किस को महत्व दिया था? इन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया था परिवहन लागत को। तो यहां पर लास महोदय ने परिवहन लागत के स्थान पर ज्यादा महत्व किसको दिया है? कुल उत्पादन लागत। इसका तात्पर्य यह है कि कुल लागत तथा कुल आय का अंतर अधिकतम हो, इन्होंने ऐसा विचार व्यक्त किया। क्या? कुल लागत और कुल उत्पादन या कुल आय का जो अंतर है ये क्या हो? यह मैक्सिमम हो। इस विचारधारा को कहीं ना कहीं प्रमोट किया है किसने? लास महोदय ने। तो यह संकल्पना है लास महोदय की, जबकि यह आलोचना स्वरूप जन्म ली है। और किसकी आलोचना लोग कर रहे हैं? वेबर महोदय का आलोचना कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन कृषि प्रदेशों के सीमांकन से संबंधित नहीं है? कृषि प्रदेशों के सीमांकन के संबंध में कई प्रकार के भूगोलवेत्ताओं ने अपना अपना अलग अलग योगदान दिया है। और उसी में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए के कवाची महोदय का भी योगदान है, साथ में रैकेट को का भी योगदान है। लेकिन यहाँ पर जे.एल. बक जी का कोई योगदान नहीं है और हेलबर्न का भी योगदान है। इस बेसिस पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, क्योंकि इनका योगदान कृषि प्रदेशों के सीमांकन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सस्य वैविध्य के संदर्भ में सही नहीं है? सस्य वैविध्य यानी होता है जिसको कहते हैं फसल संयोजन। फसल संयोजन के संबंध में कई प्रकार के भूगोलवेत्ताओं ने विचार दिया है और उसी में व्हिटलसी महोदय का भी विचार है, जिसमें उन्होंने कैंपेज की संकल्पना को डिफाइन किया है। लेकिन यहां पर बताना है कि सस्य वैविध्य के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला लिखा गया है कि यह विभिन्न फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बताता है, तो यह करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड लिख रहा है कि यह सस्य विशेषीकरण के विपरीत होता है, यह भी करेक्ट है, क्योंकि सस्य विशेषीकरण का तात्पर्य होता है किसी एक पर्टिकुलर फसल को हम बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन वैविध्य का तात्पर्य होता है कि एक ही खेत में कई प्रकार की फसलों को ग्रो करना। जैसे मान लो कोई एक क्षेत्र है, अगर यहाँ पर एक ही प्रकार की फसल ग्रो की जा रही है तो यह सस्य विशेषीकरण हो जाता है। लेकिन विविधीकरण का तात्पर्य होता है कि इसी पर्टिकुलर खेत को हम कई भागों में बांट करके अलग अलग जब कृषि ग्रो करते हैं तो यह कहलाता है सस्य वैविध्य। और यह भी डिपेंड करता है कि ग्रीष्मकाल की फसल, फिर आपकी जो मानसून है और विंटर है, सब फसल में भी क्या होता है, कहीं न कहीं परिवर्तन होता है, एक टाइप का लिंक होता है, तो उसको कहते हैं सस्य वैविध्य। तो ये भी करेक्ट है। और साथ में लिखा है कि इसे सस्य सांद्रता के नाम से भी जाना जाता है, यह इनकरेक्ट है। और फोर्थ लिखा गया है भाटिया व जसबीर ने इसके मापन हेतु सूत्र दिए हैं, तो यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इस बेसिस पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका थर्ड है और यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, वान थ्यूनन के अनुसार क्षेत्रीय व्यवस्था में कौन से तथ्य उत्पादन को निश्चित करते हैं?
ऑप्शन यहाँ पर है बाजार एवं पृष्ठभूमि के मध्य की दूरी, सेकंड है श्रम की उपलब्धता, थर्ड है बाजार कीमत और लागत, और फोर्थ है परिवहन लागत। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होगा कि जो वान थ्यूनन का कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत है, वान थ्यूनन का कौन सा सिद्धांत है? कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत। क्लियर रखिएगा, कृषि स्थानीयकरण का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? वान थ्यूनन के द्वारा दिया गया है। इन्होंने श्रम उपलब्धता को भी डिफाइन किया है अपने सिद्धांत में, इसका कहीं न कहीं प्रयोग किया है। बाजार कीमत और लागत का भी इन्होंने कहीं न कहीं प्रयोग किया है, और परिवहन लागत को भी इन्होंने डिफाइन किया है। लेकिन इन्होंने कृषि स्थानीयकरण को डिफाइन करने के क्रम में कहीं पर भी बाजार और पृष्ठभूमि के मध्य की दूरी को डिफाइन नहीं किया है। इस बेसिस पर यहाँ पर बी सी डी तो इनके सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ए वाला नहीं आता है। ऐसी कंडीशन में आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी आर करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फसल संयोजन विशेषण हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किसने किया है? जो सस्य संयोजन है, सस्य संयोजन में कई प्रकार के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी डिफाइन किया गया है कालक्रम में, लेकिन सबसे पहला जो प्रयोग किया गया है किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है कीकू काजू डोई महोदय के द्वारा, सेकंड है टी थॉमस के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है बी एल सी जॉनसन के द्वारा, एंड फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर जे सी वीबर के द्वारा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा जे सी वीबर ने ही सबसे पहली बार फसल संयोजन में कहीं न कहीं स्टैटिकल मेथड्स का प्रयोग किया है या मैथमेटिकल कंपोजिशन का प्रयोग किया है, और इनका प्रयोग सबसे पहले हुआ था 1954 में। कब हुआ है? 1954 में। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फसल संयोजन हेतु अधिकतम सकारात्मक धनात्मक विचलन विधि दी गई है। यह भी एक टाइप से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और यह भी बताया जाता है कि जैसे वान थ्यूनन का जो सिद्धांत है उसमें फसल का संयोजन या हम कहते हैं कृषि स्थानीयकरण के सिद्धांत को डिफाइन किया गया। लेकिन यहाँ पर जब आलोचना की जाती है तो यह बताया जाता है कि इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कृषि केवल ऐसे ही स्थानों पर की जाती है कि जहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर कि जहाँ पर श्रम की उपलब्धता सहज हो, बाजार की कीमत और लागत में अंतर हो, परिवहन लागत हो, केवल इसी के आधार पर नहीं होती है, बल्कि हम कह सकते हैं कि हम यह भी वहाँ पर जज करते हैं कि उसका सकारात्मक और धनात्मक जो विचलन है यह कितना है। इस बेसिस पर भी हम फसल संयोजन को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, और यह मैथमेटिकल जो कंपोजिशन है यह दिया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन है एस एम रफी उल्ला द्वारा, एंड एन पी अय्यर द्वारा, आर के बनर्जी द्वारा, एस एम सफी द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रफी उल्ला द्वारा। किसके द्वारा? रफी उल्ला द्वारा इस टाइप का कंपोजिशन डिफाइन किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट है प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन का संबंध लिख रहा है कि जी के जिफ के द्वारा। क्या यह करेक्ट स्टेटमेंट है कि इनकरेक्ट? यह इनकरेक्ट है। फिर लिख रहा है कोटि गुणांक का सिद्धांत, यह केंडाल महोदय ने दिया है, तो यह करेक्ट स्टेटमेंट है। सेम टाइप से लिखा है जनसंख्या के संदर्भ में भूमि की वहन क्षमता, तो यह स्टाम्प महोदय का है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और लिखा है उत्पादन सूचकांक, एस एम सफी के द्वारा, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए कि प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन का जो डेफिनेशन है यह केंडाल महोदय के द्वारा ही दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? केंडाल महोदय के द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि केंडाल महोदय ने जो सिद्धांत दिया है यह है प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्लस कोटि गुणांक। तो कोटि गुणांक प्लस प्रति हेक्टेयर उत्पादन की जो संकल्पना है यह केंडाल महोदय का ही है। ऐसी कंडीशन में पहला जो ऑप्शन है इसका मिलान गलत है, और मिलान गलत होने के कारण यह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी चिसोल्म द्वारा वर्णित कौन सा उपागम कृषि भूगोल के अध्ययन का नहीं है? ऑप्शन यहां पर है फर्स्ट जी चिसोल्म का आप डिफाइन करिएगा। जी चिसोल्म द्वारा वर्णित कौन सा उपागम कृषि भूगोल के अध्ययन का नहीं है? यहां पर पहला लिखा है व्यापारिक उपागम, सैद्धांतिक उपागम, प्रादेशिक उपागम, क्रमबद्ध उपागम। तो यहाँ पर जो व्यापारिक उपागम है यह बेसिकली कहीं न कहीं हमारे अर्थव्यवस्था को डिफाइन करता है। इसका संबंध डायरेक्टली कृषि भूगोल के अध्ययन से नहीं है। ऐसी कंडीशन में यह इनकरेक्ट है, और यह आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा इस
और जितने यहाँ पर लिखे गए हैं सैद्धांतिक उपागम या प्रादेशिक उपागम या क्रमबद्ध उपागम, इनका संबंध है कृषि भूगोल से। किससे है? कृषि भूगोल से है। ऐसी कंडीशन में जो आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों का स्थानिक बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार कीजिए। अन्य प्रदेशों से पृथक अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, परिवहन के साधनों से जुड़े होना, सभी सेवाएं इकाई में से ही प्राप्त करना। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर किस बेसिस पर आपको सिलेक्शन करना है। यह है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग ये होता है कि अन्य क्षेत्र से क्या होता है? यह पृथक होता है, अपनी आवश्यकताओं को यह स्वयं पूर्ण कर लेता है। फिर है परिवहन के साधनों से जुड़ा होना। तो जब परिवहन के साधन से यह किसी अन्य क्षेत्र से जुड़ जाएगा तो बंद अर्थव्यवस्था कैसे हो सकता है? तो बंद अर्थव्यवस्था होगा नहीं। इस आधार पर यह इनकरेक्ट हो गया। और फोर्थ लिखा गया है सभी सेवाएं इकाई में से ही प्राप्त करता। इकाई का तात्पर्य है कि जहां तक उसकी लिमिट है, जहां तक उसकी पेरिफेरी है उस अर्थव्यवस्था का। सपोज दैट ये कोई अर्थव्यवस्था है, तो यह अर्थव्यवस्था अपनी समस्त सेवाओं को अपनी इकाई से ही प्राप्त करता है। इसका किसी दूसरे से अपना किसी भी वस्तु सेवा के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो यह आपका एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। और ऐसी कंडीशन में जो आंसर मिलेगा आपका ए, बी एंड डी मिलेगा। क्या मिलेगा? ए, बी एंड डी, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मेंशन किया गया है, भूगोल में विकास के लिए प्रयुक्त सामान्य सूचकांक है। ऑप्शन यहां पर फर्स्ट दे रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। सेकंड है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और लिखा है जन्म और मृत्यु दर। तो यहां पर फोर्थ लिखा गया है नियोजन। क्लियर रखिएगा, आपको पहले डिफाइन करना है कि जो हमारे इकोनॉमी का डेवलपमेंट है, भूगोल में विकास है, या बात करें ज्योग्राफिकल जो डेवलपमेंट होता है, तो हम किस पैरामीटर के आधार पर यह डिफाइन करते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही। उसका पैरामीटर है उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, क्या वहाँ का ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, वहाँ का मानव विकास सूचकांक कैसा है कि वहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं, उनका जीवन स्तर कैसा है, या उनका कह सकते हैं लिटरेसी रेट क्या है। जब इन सब पैरामीटर को डिफाइन किया जाता है, या वहाँ का जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, तो इससे डिफाइन हो जाता है कि वह पर्टिकुलर क्षेत्र कितना विकास कर रहा है। तो इस आधार पर देखा जाए तो आपका ए स्टेटमेंट, बी एंड सी आर करेक्ट, बट डी आर नॉट करेक्ट। और ऐसी कंडीशन में जो आंसर मिलेगा आपका ए, बी, सी आर करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको मिलान करना है और बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट, नॉट सुमेलित। तो यहां पर फर्स्ट लिखा है जैसे एम टी सैडलर के सेंस में लिखा गया है कि इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन बुक के क्या है? राइटर हैं। सेकंड लिख रहा है WC क्लोडेन, इन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है सेंसस ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन है FW नोटेस्टीन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बुक को इन्होंने डिफाइन किया है। और है EG रेवेंस्टीन, लॉज ऑफ माइग्रेशन बुक को डिफाइन किया। तो यहाँ पर यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है एंड सेकंड भी करेक्ट है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट आर इन। रीजन क्या है? रीजन है कि MT सैडलर महोदय ने जो बुक को लिखा है उस बुक का नाम इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि है लॉ ऑफ पॉपुलेशन। बुक का नाम क्या है? लॉ ऑफ पॉपुलेशन। तो यू नो अबाउट दिस। लॉ ऑफ पॉपुलेशन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सैडलर महोदय के द्वारा ली गई है। और इस आधार पर यह स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, प्रेड के अनुसार किसी उद्योग की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से गहनतापूर्वक संबद्ध है? ऑप्शन यहां पर है फर्स्ट न्यूनतम लागत का सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन यहां पर दे रहा है लाभ अभिवृद्धि कारक का सिद्धांत, थर्ड दे रहा है पारिस्थितिकी का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन दे रहा है व्यवहार परक का संबंध। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा व्यवहार परक का संबंध। क्या हो जाएगा? व्यवहार परक का संबंध, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर रखिएगा, इसके अनुसार है, यहाँ पर प्रेड महोदय के अनुसार है कि किसी उद्योग की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से गहनतापूर्वक संबंध। क्लियर रखिएगा, सिद्धांत तो सब यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन गहनतापूर्वक डीपली
जो इंटर रिलेटेड यहाँ पर है रिलेशन, वह किससे है? व्यवहार परक सिद्धांत से है। क्योंकि कोई इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेस सेटअप जब आप कहीं पर स्थापित करते हैं, यह बात तो ठीक है कि न्यूनतम लागत का सिद्धांत भी काम करता है, लाभ अभिवृद्धि का सिद्धांत भी काम करता है, पारिस्थितिकी सिद्धांत भी काम करता है, लेकिन जो मैक्सिमम वह पर्टिकुलर सेटअप जो है बिजनेस सेटअप, वह किसके ऊपर निर्भर करता है? तो व्यवहार परक सिद्धांत पर निर्भर करता है। क्योंकि जो पर्टिकुलर कोई वस्तु होती है जिसका क्रय और विक्रय किया जाता है, तो क्रय और विक्रय में किसका योगदान होता है? कहीं न कहीं ह्यूमन बीइंग का योगदान होता है। और मानव कोई मशीन नहीं है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, और ऐसी कंडीशन में वहां पर व्यवहार परक जो सिद्धांत है यह प्रासंगिक हो जाता है अन्य सिद्धांतों की तुलना में। करेक्ट आंसर यहां पर होगा डी। और अगला क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित में से किसके आर्थिक विकास के मूल बाह्य मॉडल कोर पेरिफेरी मॉडल का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन यहां पर है रोस्टोव का वृद्धि अवस्था का सिद्धांत, और सेकंड है फ्रीडमैन का सिद्धांत, फिर मिडल का है, फिर हार्समैन का है। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रीडमैन का है। किसका है? फ्रीडमैन का है। फ्रीडमैन महोदय ने ही कोर पेरिफेरी मॉडल को डिफाइन किया है, और ऐसे संदर्भ में इन्होंने ये भी बताया है कि लगातार जो कोर है आपका, जो सेंट्रल पॉइंट है, क्या करता है? यह और ज़्यादा धनी होता जाता है, जबकि पेरीफेरी जो रीजन है यह लगातार क्या होता है? गरीब होता जाता है। इसका तात्पर्य है कंसंट्रेशन वस्तु और सेवाओं का कहां पर हो जाता है? कोर एरिया में हो जाता है, और पेरीफेरल एरिया में सब कुछ का अभाव होने लगता है। तो यहां पर यह जो सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा दिया गया? फ्रीडमैन महोदय के द्वारा दिया गया है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है? ऑप्शन यहां पर है कृषि घनत्व, सेकंड यहां पर है आर्थिक घनत्व, थर्ड है कार्यिक घनत्व, और फोर्थ है पोषण घनत्व। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कार्यिक घनत्व। कार्यिक घनत्व के ही संदर्भ में यह डिफाइन किया गया है कि कुल जनसंख्या का जब उसके कुल कृषि क्षेत्र से हम भाग करते हैं तो मिलता है कार्यिक घनत्व। इसी प्रकार अगर कुल क्षेत्रफल का कुल जनसंख्या से हम भाग करते हैं, क्लियर रखिएगा, कुल क्षेत्रफल का भारत का या जिस भी एरिया की बात करें, कुल क्षेत्रफल का कुल जनसंख्या से जब भाग करते हैं तो मिलता है आर्थिक घनत्व। तो यू नो अबाउट दैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय वक्र है जो किसी दिए गए वितरण हेतु विचलन की दृश्य सीमा को दर्शाता है? ऑप्शन है लॉजिस्टिक वक्र, फिर है ग्रेटर देन ओगिव वक्र, फिर है लेस देन ओगिव कर्व, एंड है लारेंज कर्व। यहां पर करेक्ट आंसर होगा लारेंज कर्व, और इसको हम लोग प्रीवियस एपिसोड में बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किए थे। इस प्रकार एक आपकी रेखा होती है जिसको कहते हैं पूर्ण विषमता की रेखा, और यहाँ पर एक रेखा होती है जो पूर्ण समता की रेखा होती है, लेकिन यहीं पर एक ऐसे अगर कर्व बनाया जाता है तो इसको हम कहते हैं लारेंज वक्र, और यहाँ का एरिया होता है ए और यहाँ का एरिया होता है बी। तो यहाँ पर यह जो लारेंज वक्र है, यह लारेंज वक्र ही डिफाइन करता है किसको? विचलन को डिफाइन करता है, डेविएशन को डिफाइन करता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। और लारेंज वक्र का जो संबंध है कहीं न कहीं समाज की समता और विषमता के मध्य जो विचलन है उसी को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पर एक तरफ जैसे क्रिस्टालर के कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, अगर किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू 3 है या 7 है या 4 है या 13 है तो इधर का वैल्यू क्या होगा? तो इसका मीनिंग ये है कि अगर k है तो जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज का नगर होगा या फर्स्ट स्टेज का परिवहन होगा, जो भी होगा, उसकी तुलना में जो सेकंड ऑर्डर का होगा वह 3 गुना अधिक होगा, जो थर्ड ऑर्डर होगा वह 9 गुना अधिक हो जाएगा, यानी उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और 7 के कंडीशन में 7 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 की कंडीशन में 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एंड 13 की कंडीशन में 13 का हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई विलेज है, क्या है? विलेज लेवल का कोई सेंटर है, फिर यहाँ पर कोई ब्लॉक लेवल का सेंटर है, फिर यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेंटर है, फिर यहाँ पर कोई स्टेट लेवल का सेंटर है, और कोई आपका सेंटर लेवल का सेंटर। ऐसी कंडीशन में अगर हम वैल्यू मान लेते हैं 7 ले रहे हैं, तो अगर इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू, ऐसे एक क्रम से क्या करेगा? इंक्रीज करेगा।
और यहाँ पर हो जाएगा 7 7, दैट्स ऑल। और इसी टाइप से यदि आप 3 ले रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर k = 3 हम ले रहे हैं तो इसका देखो मिलान करेंगे, 1 है तो 1 का 3, 3 का 9, तो यहाँ पर इससे मिलान हो जाएगा। सेम टाइप से आप देखिए 6 है, 6 में कितने का आपने मल्टीप्लाई किया कि 42 हो गया, तो 7 का किया तो 6 7 42 होता है। ऐसी कंडीशन में इसका मिलान इससे हो जाता है। सेम टाइप से आप 128 का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितनी बार आप टेबल करेंगे कि 512 आएगा, तो 4 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? 4 बार करेंगे। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखें 27 का, तो 27 में 13 का जब टेबल आप करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 351 एंड 4563। और इस आधार पर अगर आप आंसर को मिलान करें तो आपका आंसर हो जाएगा ए का सेकेंड, थर्ड और आपका ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से विश्व के उत्तर दक्षिण विभाजन का आधार कौन सा मानदंड है? पूरा विश्व जो है, पूरा ग्लोब, इसको जनरली नॉर्थ साउथ डिवीजन में विभाजित किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ एरिया थोड़ा एक तो ये डिवीजन है नॉर्थ साउथ और एक डिवीजन होता है वेस्ट और ईस्ट। तो वेस्ट को ज़्यादा हम लोग डेवलप मानते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यह जो डिवीजन किया गया है किस बेसिस पर किया गया है? क्या सांस्कृतिक बेसिस पर किया गया है, अक्षांश के आधार पर किया गया है, आर्थिक विकास के आधार पर किया गया है, या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किया गया है? तो ऐसी कंडीशन में जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अक्षांश रेखा के आधार पर यह डिवीजन, नहीं, आर्थिक विकास के आधार पर। किस आधार पर? आर्थिक विकास के आधार पर। क्योंकि क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, लिखा गया है निम्न में से विश्व के उत्तर, यहां पर हम धरती की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम ग्लोब की बात करते हैं कि ग्लोब पर एक भाग उत्तर है एक भाग दक्षिण, तो वह अक्षांश रेखा के संदर्भ में क्वेश्चन होता। लेकिन यहां पर जो डिफाइन किया गया है कि विश्व को उत्तर दक्षिण विभाजन किया गया है, तो यह विभाजन आर्थिक विकास के आधार पर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, मिलान करना है और काफी बेहतर क्वेश्चन है। जैसे लिखा गया है जीविका आधारित और वाणिज्य, गहन जीविका, विस्तृत। तो एक एक को मिलान कर लेते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर जीविका, जीविका के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वस्तु का कम आदान प्रदान, बाजारों की सीमित आवश्यकता। क्योंकि देखो हमको अगर बाजार आधारित मतलब अगर जीविका के लिए हमको काम करना है तो जीविका मतलब हम वही पैदा करेंगे कि जो हम अपने आवश्यकता को पूरा कर लें, और तो कोई बेसिक इसका उद्देश्य हो नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में आप देखिए जो जीविका आधारित होती है, यहाँ पर वस्तु और सेवाओं का हम लोग जो उत्पादन करते हैं यह स्वयं में ही उपभोग कर लेते हैं, इसका हम बाजार से आदान प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन अगर वाणिज्यिक दृष्टिकोण से हम मान लेते हैं किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उत्पादन पद्धति के आकार देने, बाजार प्रतिस्पर्धा प्राथमिक बल का कार्य करती है। यहाँ पर बाजार शब्द आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर वाणिज्यिक दृष्टिकोण से ही हम उस पर्टिकुलर कमोडिटी को क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन गहन की अगर बात करें तो गहन में जो यहाँ पर पॉइंट होता है कि खेत हमारे लिमिटेड होते हैं और उस लिमिटेड रिसोर्स में हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने का प्रयास करते हैं। ऐसी कंडीशन में जो ऑप्शन हो जाता है यह हो जाता है 3 वाला कि आत्मनिर्भरता, अधिक उत्पादन, क्या करना है? अधिक उत्पादन करना है, जनसंख्या का अधिक घनत्व होता है, तभी तो हम करेंगे। अगर जनसंख्या का घनत्व अधिक है तो हम कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने का प्रयास करते हैं। और विस्तृत का तात्पर्य है कि वहां पर जनसंख्या घनत्व तो काफी कम है, लोग काफी दूर दूर हैं, तो वहां पर कृषि किस टाइप की होती है? विस्तृत होती है। ऐसी कंडीशन में अगर हम आंसर का सिलेक्शन करें तो आंसर मिलता है हमारा बी। सो करेक्ट आंसर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विकास की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप क्लियर रखिएगा, या विकास की अवधारणा के संदर्भ में क्वेश्चन है डेवलपमेंट, और ऑप्शन फर्स्ट है विकास एक असतत प्रक्रिया है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट डिफाइन करना है। तो क्या विकास एक असतत प्रक्रिया है? क्या नहीं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो यह इनकरेक्ट हो गया। फिर लिखा है विकास एक एकल आयामी प्रक्रिया है। विकास एक एकल आयामी प्रक्रिया है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या नहीं, विकास बहुआयामी होता है। अगर विकास कहीं पर किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी सेगमेंट होते हैं या जितने भी सेक्टर होते हैं, प्रत्येक सेक्टर का डेवलपमेंट होता है। कहीं पर भी इंडस्ट्री आप लगा दो तो क्या केवल इंडस्ट्री का विकास होता है? क्या नहीं, वहाँ का समाज भी विकसित हो जाता है, वहाँ का जो कह सकते हैं पॉलिटिकल होता है,
पॉलिसीज वो भी बेहतर हो जाती है, तो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का डेवलप होता है। और थर्ड ऑप्शन लिखा है कि विकास का अभिप्राय परिवर्तन के साथ वृद्धि है। विकास का अभिप्राय परिवर्तन के साथ वृद्धि है, तो क्या यह करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? यह करेक्ट है। विकास का तात्पर्य ही होता है परिवर्तन के साथ वृद्धि। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन लिखा है समय और स्थान की तुलना में विकास का अभिप्राय समान रहता है। तो अगर समान रहेगा तो विकास का होगा। विकास का तात्पर्य है कि समय के साथ इसमें इंक्रीमेंट होता है, इसमें वृद्धि होती है, और ऐसी कंडीशन में यह भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट केवल आपका सी है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, यदि इष्टतम ऑप्टिमल स्थान कच्चे माल के स्रोत या बाजार से अधिक नजदीक है तो इसके बताने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक को प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन यहां पर है माल या मटेरियल सूचकांक, सेकंड है भार या वेटेड सूचकांक, थर्ड है श्रम लागत सूचकांक, फोर्थ है सापेक्ष विस्तार सूचकांक। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा माल या मटेरियल सूचकांक। क्या यह संदर्भ है? क्यों? क्योंकि लिख रहा है ना, यदि इष्टतम या ऑप्टिकल स्थान कच्चे माल के स्रोत या बाजार से अधिक नजदीक है तो इसके बताने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग होता है? तो माल या मटेरियल सूचकांक का यहाँ पर प्रयोग होता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित फसलों में से भूमध्य सागरीय प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागरीय जो हमारा एक जलवायु प्रदेश है, वहां पर बेसिकली ग्रीष्म ऋतु जो होती है वह ड्राई होती है, और जो विंटर होता है वह कैसा होता है? वह वेट होता है, आर्द्र होता है। और ऐसी कंडीशन में वहाँ की जो मिट्टी है वह भी एक अलग प्रकार की होती है। वहाँ की मिट्टी बेसिकली आपकी टेरा रोजा टाइप की होती है। कैसी होती है? टेरा रोजा टाइप की यहाँ पर मिट्टी होती है। टेरा रोजा, सही लिख दीजिए, टेरा रोजा टाइप की मिट्टी होती है। और यहाँ पर जो फसल ग्रो की जाती है वह फलों की खेती होती है। और फलों में भी किस टाइप के फल होते हैं? तो रसदार होते हैं। कैसे होते हैं? रसदार होते हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिस्टालर के सेंट्रल प्लेस मॉडल में प्रस्तुत k = 4 के आधार पर वस्तुओं के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सिद्धांत सही है? और हम लोग पिछले एपिसोड में इसको बेहतर ढंग से डिफाइन किए थे कि क्रिस्टालर ने 3 टाइप का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। एक है k = 3, एक है k = 4 एंड थर्ड है k = 7। जो यहाँ पर 7 है यह डिफाइन करता है प्रशासनिक को, और जो डिफाइन करता है यह डिफाइन करता है आपके परिवहन को, एंड 3 जो डिफाइन करता है यह है बाजार मॉडल को। तो बाजार मॉडल को, ऐसी कंडीशन में जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, परिवहन मॉडल को यह डिफाइन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, औद्योगिक उत्पादन तंत्र के लागत इनपुट ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है जिसमें उत्पादन को अधिकतम करने, क्लियर रखिएगा, उत्पादन को अधिकतम करने वाली लाभ बिंदु है जहां, तो मैक्सिमम लाभ कब होगा? क्लियर, आपको यही डिफाइन करना है कि हमको अधिकतम अगर लाभ की बात करना है, यहाँ पे लिखा सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर नहीं है। क्या यह अधिकतम लाभ को डिफाइन कर पाएगा? क्या नहीं। फिर है सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है। फिर लिख रहा औसत लागत औसत आय के बराबर है। फिर लिख रहा है कुल लागत कुल आय के बराबर। तो यहाँ पे करेक्ट होगा सीमांत लागत सीमांत आय के जब बराबर होता है, इसी को हम डिफाइन करते हैं। क्या लिखा है ना? औद्योगिक उत्पादन तंत्र के लागत इनपुट ग्राफ के संबंध में यह सही आपका स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। और इसी के साथ आज के एपिसोड को हम लोग हम देते हैं, और हम लोग इसी प्रकार क्रम से मिलते रहेंगे एक एक क्लास में। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि जो भी क्विज टाइप के आप प्रश्नों का आंसर देते हैं उसका हम एक नीचे डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, तो आप उस डिस्क्रिप्शन को क्या करें, जो उसका आंसर रहता है उस आंसर को आप अवश्य रीड करें और नोट डाउन भी करें, क्योंकि वहाँ की मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण। यदि आप ऐसा लगातार कर रहे हैं और अपने मटेरियल को अपडेट कर रहे हैं, नो डाउट आप अपने एग्जाम को 100% कंप्लीट करें। थैंक्स।